गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हेलोएरिन्स का प्रिपरेशंस किया। हेलोएरिन्स के प्रिपरेशन में सेंडमेयर रिएक्शंस दिया, गटरमैन रिएक्शंस दिया, आपने बाल-सीमेन रिएक्शंस दिया। इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली जो हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था वही पॉइंट इसमें भी हमें लेने हैं। कौन कौन से फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर देखने हैं कि कैसे है, डेंसिटी कैसा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाउ टू डिक्रीज इंक्रीज दैट मीन्स वेरी करता है, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं। और फिर इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में देखने हैं, किसमें सॉल्युबल है किसमें सॉल्युबल नहीं है। वहां पे भी हेलो एल्केन्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हाउ डज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स वेरीज, मतलब वेरी करता है फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक, और फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है, इसके बारे में हमें देखने थे। इसमें भी वही पॉइंट है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट और कलर इसका कैसा होता है इसके बारे में जानना है, सॉल्युबिलिटी जानना है, डेंसिटी जानना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जानना है, और साथ में हमें इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसकी मेल्टिंग पॉइंट कम, ये भी देखना है। अगर हमारे पास ऑर्थो, मेटा और पैरा कंडीशंस आता है तो इसके बारे में। सबसे पहले फिजिकल स्टेट एंड कलर। हेलोएरिन्स आर आइदर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलिन सॉलिड्स। इसका फिजिकल स्टेट में आइदर कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलिन सॉलिड्स होता है। ये हेलोएरिन्स आर आइदर आइदर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलिन सॉलिड। ये इस कंडीशंस में हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। पहला पॉइंट, या तो ये कलरलेस लिक्विड होंगे या तो क्रिस्टलिन सॉलिड आप में पाए जाएंगे, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आता है इसकी डेंसिटी कैसे हमारा इंक्रीज डिक्रीज करता है। एक एक पॉइंट को हम लेते चले जाएंगे। डेंसिटी, हाउ डज डेंसिटी वेरीज, डेंसिटी कैसे वेरीज करता है। डेंसिटी जो आपके हेलोएरिन्स के आपके वेरी करता है वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता हुआ चला जाता है वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करती चले। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ेगा, अगर आपके पास फ्लोरोबेंजीन इस तरीके से लिखा हुआ जो आपने बनाया, या आपके पास दूसरा क्लोरोबेंजीन है, या आपके पास ब्रोमोबेंजीन है, या आपके पास आइडोबेंजीन है, तो इसी रेशियो में, इसी सीक्वेंस में इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ आइडोबेंजीन इज ग्रेटर देन ब्रोमोबेंजीन, and the density of bromobenzene is greater than chlorobenzene, and the density of chlorobenzene is greater than fluorobenzene, because the molecular mass increases from fluorobenzene to iodobenzene। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डेंसिटी इंक्रीज करने का एक ही रीजन होता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ता चला जाता है फ्लोरोबेंजीन से लेकर के क्लोरोबेंजीन की तरफ। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ओके, क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ रही है कि हमारा डेंसिटी क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। क्लियर? इसी बात अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरी कंडीशंस में भी डेंसिटी बढ़ने का और एक तरीका था, अगर सिमिलर एल्किल ग्रुप्स होता है किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर और उसका मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है तब भी डेंसिटी इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ एक चीज, जैसे आपके पास दो चीज है, दो चीज कौन कौन से है, मैंने दो कंडीशंस ले रखे। एक आपने बोला कि सिमिलर एल्किल ग्रुप,
सिमिलर हेलोजन ग्रुप अगर आपके पास हो, सिमिलर हेलोजन ग्रुप यहाँ पे आपने ब्रोमीन ले लिया। दूसरा कंडीशन आपने यहाँ पे टेट्राब्रोमोटॉलुएंस ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ की कंडीशंस में इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो अधिक है, ग्रेटर है। दैट मींस द डेंसिटी ऑफ टेट्राब्रोमोटॉलुएन इज ग्रेटर देन द ब्रोमोबेंजीन, यानी इसकी जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी किसकी, टेट्राब्रोमोटॉलुएन की। क्लियर? इतनी सी बात अगर समझ में आ रहा हो तो कोई भी अगर हेलोएरिन्स दे रखा हो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो हेलोएरिन्स को देख करके कि किसकी डेंसिटी कम होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Melting points and boiling point also increases with the increase of molecular mass. Melting point and boiling point. Melting point and boiling point also increases with increase of molecular mass. जैसे जैसे molecular mass हमारा बढ़ता चला जाता है वैसे melting point और boiling point बढ़ती चली जाती है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब, अगर सेम चीज आपने फिर से यहाँ पे लिख रखा ऐसे, बहुत सिंपल है ये चीज। फ्लोरो आपने बेंजीन लिखा, यहाँ पे आपने फ्लोरो के बाद क्लोरोबेंजीन आपने लिखा, देन आपने लिखा ब्रोमोबेंजीन और देन आपने लिखा आइडोबेंजीन। तो जब ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका इंक्रीज करता चला जाएगा, बिकॉज as the molecular mass increases the van der Waals force of attraction between the molecules also increases. van der Waals force of molecules के बीच में जो van der Waals force of attraction होता है वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। इसी वजह से जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर? अगर इतनी सी बात हमारे समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास डाइहेलोबेंजीन होता है, डाइहेलोबेंजीन होता है तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी और क्यों होगी इस बारे में समझते हैं। डाइहेलोबेंजीन जैसा आपके पास होता है तो तीन कंडीशंस उसके हो सकते हैं। डाइहेलोबेंजीन के तीन कंडीशंस कौन से, या तो ऑर्थो कंडीशंस हो सकता है, या मेटा कंडीशन हो सकता है, या तो पैरा कंडीशंस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे पास इस तरीके से ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन लिखा हुआ है या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है इस तरीके से Cl और या तो पैरा कंडीशन इस तरीके से लिखा हुआ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपके पास लिखा हुआ है तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी और क्यों होगी ये समझने की बात है। The melting points of para-dichlorobenzene is greater than that of this and the melting points of meta-dichlorobenzene is greater than of this because in para condition this is the symmetric conditions। ये क्या है आपका सिमेट्रिक कंडीशन है। जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ये क्या है हमारा सिमेट्रिक है। तो बात आती है सिमेट्रिक है तो क्यों इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। जब ये सिमेट्रिक होता है तो ये अपने लैटिस स्ट्रक्चर्स में क्लोजली बॉन्डेड होता है। इन इट्स लैटिस स्ट्रक्चर्स द सिमेट्रिक क्लोरोबेंजीन इज क्लोजली पैक्ड होता है अपने लैटिस स्ट्रक्चर्स में, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जाती है। जबकि ये दोनों हमारा क्या होता है अनसिमेट्रिक होता है। ये बहुत अच्छे से अपने स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पे लैटिस इसके जालक से ये अपने जालक में बहुत अच्छे से फिट बैठ जाता है, क्लोजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है दैन दिस एंड दिस। यही रीजन होता है कि पैरा जो आपका कंडीशंस होता है डाइहेलोएरिन्स के केस में वहाँ पे पैरा की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा से हाई होगी। इतनी सी बात आपके समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो क्या हुआ सिमेट्रिक है तो ये अपने लैटिस क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से कहने का मतलब बॉन्डेड होता है या जो लैटिस बनाता है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ग्रेटर स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसकी जो पैरा होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। इतनी सी बात आ गया। तो आते हैं नेक्स्ट चीज हमारे पास सॉल्युबिलिटी।
नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके केस में लिखते हैं द पैरा डाई हेलो एरीन हैज greater melting point than those of other two meta and ortho dihalogen aromatic compound. Clear? Okay? Because the para dihaloarene is symmetric and can closely packed in their lattice crystal and get stronger force of attraction. क्लियर? सारा डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। द पैरा डाइक्लोरोएरीन हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द अदर टू मेटा and ortho dihalogen aromatic compound because the para dihaloarenes is symmetric and can closely packed in their lattice crystal and get stronger force of attractions. यही वजह होती है कि पैरा की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होती है। देन नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, ये लास्ट पॉइंट है इसका। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कितना कैसे होंगे इसके, कैसे वैरी करेंगे, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इतनी सी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। सॉल्युबिलिटी, haloarenes are soluble in organic solvents. Even haloarenes are polar, do not dissolve or are soluble in water because they cannot form hydrogen bonding with water molecule or cannot break the hydrogen bond between the water molecule already present. कहने का मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वाटर में क्यों नहीं सॉल्युबल है? क्योंकि वाटर के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ना ही वाटर के बीच में ऑलरेडी सिचुएटेड जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर सकता है, नहीं कर सकता। इसी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जबकि ये आपके नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन इसेट्रा में ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल है। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? तो अगर सॉल्युबिलिटी आपके समझ में आ गया हो तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्युबिलिटी इसकी कैसे वेरी करता है, किस तरीके से। हमने इस टॉपिक में क्या देखा, फिजिकल स्टेट और कलर के बारे में देखा। दूसरा कंडीशंस हमने इसमें डेंसिटी के बारे में देखा। तीसरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा और सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा। आपने देखा कि जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, दो जगह जो डाई हेलोजन अगर कंपाउंड्स हमारे पास होता है, एलोवेरेंस होता है, तो वहां पे आकर के चीजें हमेशा वेरी करता है। वहां पे तीन कंडीशंस, ऑर्थो, मेटा और पैरा कंडीशंस होता है। पैरा की जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर होगा हमेशा। क्यों ग्रेटर होगा, इसके बारे में मैंने बोला कि पैरा की इसलिए ग्रेटर है क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने के वजह से ये अपने क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली
पैक्ड हो सकता है, क्लोजली अगर पैक्ड होता है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, जिसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है देन अदर टू ऑर्थो एंड मेटल हैलोजेन। ओके, इतना चीज़ हमें अगर समझ में आ गया तो हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे इसके होते हैं उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय द बेस्ट, थैंक यू।